ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास तक यहाँ तक देखे थे ना, आज यहाँ से देखना था। क्वांटिफायर्स भी लास्ट क्लास में देखा था और 14.3 तक मैं कहा था करने के लिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं इम्प्लीकेशन से। जो इम्प्लाइज तुम वर्ड देखते हो ना, जो है, तो यहाँ पे क्या है, चलो समझ लो ऐसे ही, लिखने दूसरे से लिखूंगा मैं। इसमें क्या है, क्या बोल रहा है कि सो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लो कि होगा so से एक स्टेटमेंट देख लो, इसमें किस टाइप का स्टेटमेंट होगा। इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस द इम्प्लीकेशन इफ देन स्टेटमेंट और ओनली इफ स्टेटमेंट, या इफ एंड ओनली इफ हो गया, मतलब इस टाइप का, जैसे इम्प्लाइज हो गया, या रिवर्स इम्प्लाइज हो गया, या डबल इम्प्लाइज हो गया, इस तरह के स्टेटमेंट देखेंगे, है ना। जैसे इफ देन, इफ समथिंग देन समथिंग, या समथिंग ओनली इफ दिस। ओके, समथिंग ओनली इफ दिस, तो इन्वर्टेड इम्प्लाइज हो गया, और ये इफ एंड ओनली इफ डबल इम्प्लाइज। So the statement with if then are very common in mathematics, है ना, अक्सर हम यूज करते हैं if something then something। जैसे एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि लाइक इफ यू आर बोर्न इन सम कंट्री, ठीक है, देन यू आर अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। तो देखो ये किस तरह का स्टेटमेंट है, इफ पी देन क्यू। ये पहला कंपोनेंट को हम पी बोल रहे हैं, दूसरे कंपोनेंट को हम क्यू बोल रहे हैं, तो इफ पी देन क्यू। अगर मैं स्टार्ट करूँ ऐसे, जैसे हमें क्या करना है, ना इसमें क्या कहा कि इफ देन स्टेटमेंट है ना, इस तरह से। सो जैसे इफ पी देन क्यू, ये इसको ऐसे भी लिखेंगे पी एम्प्लाइज क्यू, बात बराबर है। ये स्टेटमेंट लिखना या ऐसे लिखना मैथमेटिकली सेम है। सो पी एम्प्लाइज क्यू में इफ पी देन क्यू। जैसे ये एग्जांपल्स हम देख रहे थे ना, यहाँ जैसे है कि इफ यू आर बोर्न इन सम कंट्री, सो पी स्टेटमेंट है, देन यू आर सिटीजन ऑफ दिस। सो ये इम्प्लाइज कर रहा है उसको, तो ये वन वे। यहाँ क्या कर रहा है कि when we look at the statement we observe that it correspond to two statement p and q given by, so p है like you are born in some country, तो ये था you are born in some country, एंड क्यू है देन यू आर सिटीजन ऑफ द कंट्री, तो यहाँ है। सो यहाँ दो स्टेटमेंट है, कंपोनेंट जिसको बोलते हैं, देयर आर टू कंपोनेंट स्टेटमेंट्स। सो देन द जो सेंटेंस हमारा था अभी, इफ पी देन क्यू फॉर्म का हुआ ना, सेज दैट द इवेंट इफ पी इज ट्रू देन क्यू मस्ट बी ट्रू, ये बोलना चाह रहा है। पी इम्प्लाइज क्यू मस्ट, इफ पी इज ट्रू देन क्यू इज ट्रू, इस तरह से क्यू मस्ट बी ट्रू। तो इसमें मेनली क्या है कि तुम्हें इसका ट्रूथ टेबल ध्यान रखना है कि लाइक ये स्टेटमेंट कब ट्रू होगा। सो यहाँ जैसे कुछ, चलो एक तो देख ही लेते हैं फिर उसमें एग्जांपल्स पाएंगे। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द सेंटेंस इफ पी देन क्यू इज दैट इट डज नॉट से एनीथिंग ऑन क्यू, ओके, व्हेन पी इज फॉल्स। जब पी फॉल्स है तो क्यू के बारे में कुछ नहीं कहते हैं यहाँ पर, है ना। ये इफ पी देन क्यू ना, पी ट्रू है तो क्यू ट्रू होगा, अगर पी फॉल्स है तो फिर वी आर सेइंग नथिंग अबाउट क्यू। So to put into other word, like not happening of P has no effect on happening of Q. So जैसे हम बोलते हैं if P then Q, so अगर P happen हो रहा है तो Q होगा, लेकिन P happen नहीं हो रहा है तो हम Q के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि ये डबल इम्प्लाइज नहीं है, ये ओनली सिंगल इम्प्लाइज है। सो अगर P is not happening then you can say nothing about Q, वो कहना चाह रहा है। ये कह रहा है एक और, है ना, एक और पॉइंट बताना चाह रहा है कि अनदर पॉइंट टू बी नोटेड फॉर द स्टेटमेंट इफ पी देन क्यू इज दैट द स्टेटमेंट डज नॉट इम्प्लाई दैट पी हैपेंस, है ना, ऐसा नहीं कह रहा अगर पी हुआ तब क्यू होगा, ऐसा बोलना चाह रहा है, यानी कि हमेशा पी हैपन होगा। अगर पी है देन क्यू, इफ तुम अज्यूम कर रहे हो, इट नॉट ऑलवेज दैट पी हमेशा हैपन होगा। सो लाइक देखो, एक तो पहले अलग अलग फॉर्म्स हैं इसके, है ना, मतलब इफ पी देन क्यू क्या मतलब है कि अगर पी हैपन हो रहा है तो क्यू हो रहा है, पी नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। और ऐसा नहीं कह रहा कि हमेशा पी अकर हो ही रहा है, वो इफ है, तो यू आर अज्यूमिंग।
सो देयर आर सेवरल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इफ पी देन क्यू। तो ये स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, इसको अलग अलग तरीके से बोलने का तरीका है जो कि नीचे बताएगा कि इसी स्टेटमेंट को इक्विवेलेंटली हम कई तरीके से लिख सकते हैं। ओके अच्छा, जैसे एक और एग्जांपल दिया है तुम्हारे पास कि वी शैल इलस्ट्रेट दिस वे इन द कंटेक्स्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक आर स्टेटमेंट है, इफ अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9 देन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। देखो ये भी इफ पी देन क्यू है। पी स्टेटमेंट हो गया, अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9। क्यू स्टेटमेंट है, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो ये इसने कंपोनेंट अलग किया है। पी है अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9 एंड क्यू हो गया अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो अब देखो इफ पी देन क्यू कह रहा है कि इज द सेम एज द फॉलोइंग। सो लाइक अब इफ पी देन क्यू को तुम अलग अलग तरीके से बोल सकते हो। ये जो स्टेटमेंट हमारा पी एक कंपोनेंट स्टेटमेंट है, क्यू भी एक स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट है। तो इफ पी देन क्यू इसको बोलेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट है, यहाँ है ना, इफ देन से कनेक्टेड है। सो अब क्या है हमारे पास कि जैसे बोले इफ पी देन क्यू, ये बोलना सेम है, बोले पी इम्प्लाइज क्यू। ये जो बता रहा था मैं अभी तुम्हें, है ना, कि लाइक पहला तो है कि जैसे हम लिखते हैं इफ पी एक स्टेटमेंट है देन क्यू, ये लिखना सेम होगा अगर तुम लिखते हो पी इम्प्लाइज क्यू, जैसे ये बताना चाह रहा है। ठीक है, फिर तीसरा है कि पी इज सफिशियंट कंडीशन फॉर क्यू। देखो ये ऐसे भी बोल सकते हो तुम। क्या बोल रहे, देखो इसमें क्या है ना कि इफ पी देन क्यू है ना, सो पी इज सफिशियंट फॉर क्यू, ये लिखना पड़ेगा तुम्हें। पी स्टेटमेंट जो है वो सफिशियंट है फॉर क्यू, इस तरीके से। एंड फोर्थ है क्यू इज नेसेसरी फॉर पी। ओके, क्यू इज नेसेसरी आगे बता रहा हूँ। सो यहाँ क्यू इज नेसेसरी कंडीशन फॉर पी, पी इज सफिशियंट कंडीशन फॉर क्यू। सो पी सफिशियंट कंडीशन या कंडीशन तुम लिख सकते हो, पी इज सफिशियंट कंडीशन फॉर क्यू एंड क्यू इज नेसेसरी कंडीशन फॉर पी। मतलब अगर पी हो रहा है तो क्यू होगा ही। सो क्यू जो है नेसेसरी है पी के लिए, और पी अगर हो रहा है देन क्यू होगा। तो क्यू पी सफिशियंट है ना। इफ जैसे ना इफ आई विल गो देन यू विल गो, इस तरह दोस्तों में ऐसा होता है ना कि अगर तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा। सो इफ है ना, राम गोज देन श्याम गोज। सो राम का जाना सफिशियंट है श्याम के लिए। एंड अगर जैसे है कि लाइक है ना, हम क्या बोल रहे हैं कि और क्यू जो है नेसेसरी है, सो राम श्याम जाएगा जाना है श्याम तो राम जाएगा। जाएगा। हाँ, तो इस तरह से मतलब वो दिस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर पी। क्यू जो है नेसेसरी है फॉर पी के लिए, क्योंकि पी हो रहा है तो क्यू होना ही है। तो ओके, फिफ्थ वे है, यहाँ तो बता रहा होगा क्यू ओनली इफ पी, सॉरी पी ओनली इफ क्यू, है ना, पी इम्प्लाइज क्यू है। सो पी इम्प्लाइज क्यू कैसे बोल सकते हो, पी ओनली इफ क्यू, मतलब वही बोलना चाह रहा है कि नेसेसरी कंडीशन है। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो पी ओनली इफ क्यू। ठीक है, सो इम्प्लाइज मतलब वही हुआ ओनली इफ क्यू, इफ नहीं है ना, ओनली इफ लिखा हुआ है। पी ओनली इफ क्यू मतलब ये नेसेसरी कंडीशन है, पी होगा ओनली इफ क्यू। ठीक है, और अच्छा ये जैसे इसको बोलते हैं नेगेशन, काउंट कंट्रापोजिटिव आगे आएगा। सो लाइक जो लास्ट लिखा हुआ है माइनस क्यू इम्प्लाइज माइनस पी, जैसे ये क्या है, सो पी इम्प्लाइज क्यू, तो इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होगा कि नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी। ठीक है, जैसे इस लॉजिक बेस्ड एक एग्जांपल हम अक्सर मैथ में देखते हैं। हम बोलते हैं ना कि डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट इम्प्लाइज कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। ठीक है, तो ये लिखना इक्विवेलेंट है, ये लिखना कि नॉट कॉन्टिन्यूअस इम्प्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये दोनों सेम बात है। जैसे यहाँ P इम्प्लाइज Q सेम है एज माइनस क्यू इम्प्लाइज माइनस P, वही बात यहाँ लिखा हमने कि ये पहला जो स्टेटमेंट है ये P है। सो P इम्प्लाइज Q इज सेम एज नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। ठीक है, तो ये नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P ही बात है। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कोई डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन, तो हम कंटिन्यूटी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। अभी तुमने देखा था कि P इम्प्लाइज Q में क्या है, अगर P ट्रू है देन श्योरली यू कैन से Q इज ट्रू, बट इफ P is not true then you can say nothing about Q।
अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में, कॉन्टिन्यूटी के बारे में। कॉन्टिन्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे लॉजिक, इस तरह के लॉजिक्स वहाँ यूज होते हैं मैथमेटिक्स में अक्सर, है ना, इनडायरेक्टली। तो वही यहाँ पे है कि एक ही चीज़ को कहने के इतने सारे तरीके हैं। इफ P then Q, P implies Q, P is sufficient condition for Q, Q is necessary for P, P only if Q, है ना, P only if Q, and then not Q implies not Q. So these are equivalent statement, ये सारे बात बराबर है, एक ही चीज को अलग अलग वर्ड्स में बोल रहे हैं। ओके, तो एक तो ये है, तो इक्विवेलेंट बोलेगा तो इस तरह से तुम देख सकते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है, ये तो था कि तुम्हारे पास क्या था कि इफ P then Q को अलग अलग तरीके से कितने तरीके से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जैसे स्टेटमेंट इसने बोला कंट्रापोजिटिव क्या होता है। कंट्रापोजिटिव ऑलरेडी देख लिया, मैंने बताया अभी। कंट्रापोजिटिव बताता हूँ, कंट्रापोजिटिव क्या है, फिर कन्वर्स क्या है, ठीक है। सो कंट्रापोजिटिव में क्या होता है, मैंने बताया कि स्टेटमेंट तुम्हारा है ना, इफ पी देन क्यू, देन क्यू, तो इसका जो कंट्रापोजिटिव होगा, सो इसका जो कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट है, कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट होगा इज नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी, है ना। इसका मतलब ये ना, पी इम्प्लाइज क्यू, ये लिखा है वर्ड्स में लिखोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ नॉट क्यू then not P, इस तरह से। if not Q then not P, if not Q then not। ओके, तो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो क्या बोला है, कंट्रापोजिटिव एंड कन्वर्स आर द सर्टेन अदर स्टेटमेंट व्हिच कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ गिवन स्टेटमेंट विद इफ देन। सो लाइक इफ देन स्टेटमेंट तुम्हें दिया हुआ है, तो उसका तुम कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट लिख सकते हो, कन्वर्स स्टेटमेंट लिख सकते हो। सो व्हाट इज कंट्रापोजिटिव, जैसे मैंने बताया, तो उसका एग्जांपल देख लो। सो लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग इफ देन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, इफ द फिजिकल एनवायरनमेंट चेंजेस देन द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंजेस। क्या बोल रहा है तुम्हें कि फिजिकल एनवायरनमेंट चेंजेस देन बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंजेस। तो इसका क्या लिखना है तुम्हें अब, कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट लिखना है। नॉट पी। क्या होगा, So if biological environment will not change, then physical environment will also not. है ना। तुमने देखा है कि P इम्प्लाइज Q मेन स्टेटमेंट है, तो इसका कंट्रापोजिटिव होगा नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, ठीक है। Not P. तो नॉट Q पहले बोलना है कि इफ बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट डज नॉट चेंज देन फिजिकल एनवायरनमेंट डज नॉट चेंज। तो कंट्रापोजिटिव में समझ आ रहा होगा, और दोनों Yes. इक्विवेलेंट होता है, दोनों एक ही बात कह रहा होता है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। बोथ आर सेइंग सेम थिंग, मतलब किसी P इम्प्लाइज Q का मतलब और नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P का मतलब सेम होगा। अच्छा, कैसे हम बोल रहे हैं दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, तो उसका आगे एक प्रूफ भी आएगा। लाइक तुम ट्रूथ टेबल इसका बनाओगे और ट्रूथ टेबल इसका बनाओगे, दोनों का ट्रूथ टेबल इक्विवेलेंट होगा। तो किसी भी दो स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल इक्विवेलेंट होता है तो उसको हम इक्विवेलेंट बोलते हैं। सेम रहता है, तो ट्रूथ टेबल अगर आइडेंटिकल है तो उसको हम इक्विवेलेंट बोलते हैं। इस पर जेई मेंस में हर साल एक क्वेश्चन आ जाता है, कोई स्टेटमेंट दे दिया, अब चार ऑप्शन हैं, अब बोलता है ये किसके इक्विवेलेंट है। तो दो तरीके सॉल्व करने का तरीका होता है। एक तरीका ट्रूथ टेबल बना लो, और दूसरा तरीका है कि जैसे सेट थ्योरी में तुम यूनियन इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, वो यहाँ भी है, तो उसको यूज कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन है ना उस तरह का, ट्रूथ टेबल देखेंगे या फिर अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे, तो वो देखेंगे आगे आएगा। तो अभी समझना कंट्रापोजिटिव में समझ आ गया क्या है। तो ये देखो, पहले एग्जांपल्स में तुम्हें कंट्रापोजिटिव समझा रहा है, एग्जांपल 9 तुम देखोगे तो समझा रहा है कंट्रापोजिटिव लिखना है, तो तुम लिख लोगे ना। Yes, sir. अब नेक्स्ट आता है, कंट्रापोजिटिव में देख लिया कि इफ P देन Q है, तो इसका कंट्रापोजिटिव है इफ माइनस Q देन माइनस P, ये कंट्रापोजिटिव था। अब आते हैं कन्वर्स पे। कन्वर्स में क्या है कि लाइक स्टेटमेंट है इफ P देन Q, कन्वर्स होगा इफ Q देन P, सिंपल। सो लाइक Okay. तुम्हारा स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q, सो कन्वर्स जो होगा इसका, कन्वर्स इज Q इम्प्लाइज P, सिंपल, है ना। अगर वर्ड्स में लिखें तो इसका मतलब हुआ कि ये है दैट इज इफ P देन Q, तो इसका होगा दैट इज if Q then P, okay, if Q then P।
इफ क्यू देन पी, ठीक है ना। तो ये समझ आ रहा है कन्वर्स। Yes. और कंट्रापोजिटिव था कि क्या था कंट्रापोजिटिव? Not P, not Q implies not P. नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी, इस तरह से। तो दैट इज इफ नॉट क्यू देन नॉट पी। ओके, तो अब आते हैं आगे। तो इस एक्सरसाइज में यही होगा मेनली कि इफ देन स्टेटमेंट गिवन है तो मैं उससे पूछ लेगा कंट्रापोजिटिव बताओ, पूछ लेगा कन्वर्स बताओ, ठीक है। कन्वर्स तो इजी है, पी इम्प्लाइज क्यू, कन्वर्स क्यू इम्प्लाइज क्यू, और कंट्रापोजिटिव नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट। ट्राई द कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट लिख लोगे ना, जैसे मान लो पहला स्टेटमेंट देखो, जैसे यहाँ पे है कि इफ अ नंबर n इज इवन देन n स्क्वायर इज इवन, इसका कन्वर्स क्या होगा? If n square is even, then n is even. हाँ है ना, इफ n स्क्वायर इज इवन, इफ n स्क्वायर इज इवन देन n इज इवन। मतलब इफ p इम्प्लाइज q तो कन्वर्ट होगा q इम्प्लाइज q, कंट्रापोजिटिव होगा नॉट q इम्प्लाइज नॉट q। याद रखना है, और उसको प्रैक्टिस, ये सब क्वेश्चन उसी है बेस्ड है, कंट्रापोजिटिव एंड। अच्छा, डिवाइन द करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट, कंपोनेंट एंड ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स के लिए मैं अभी रूल बता देता हूँ। तो मैं डिसाइड करना ट्रू फॉल्स सेकंड, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, वो चेक करना है। यहाँ देखो इसने बोला है कि लाइक पहले तो कंपोनेंट स्टेटमेंट बताओ, फिर बताओ कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। जैसे बोल रहा है इफ अ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल देन इट इज आइसोसेलेस, क्या लगता है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? False. अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो क्या वो आइसोसेलेस नहीं होगा? तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होगा? हाँ नहीं correct correct. इक्विलेटरल तीनों साइड इक्वल है, और आइसोसेलेस में दो Yes sir, साइड yes इक्वल sir. चाहिए, तो दो ऑब्वियसली दोनों साइड. साइड इक्वल तो होंगे, उल्टा सही नहीं होगा। ये पी इम्प्लाइज क्यू है, हाँ. तो ये सही है कि अगर इक्विलेटरल है तो ऑब्वियसली आइसोसेलेस है। और यहाँ बोल रहा है कि a एंड b आर इंटीजर्स देन a इंटू बी इज अ रैशनल नंबर, ट्रू या फॉल्स? Really. कोई दो इंटीजर सेलेक्ट करो, उसका प्रोडक्ट क्या हमेशा रैशनल होगा? हाँ rational. हाँ होगा. अगर लगता है नहीं होगा तो कोई एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा, ऐसा एग्जांपल है नहीं, क्योंकि इंटीजर आर इटसेल्फ रैशनल नंबर, और रैशनल का प्रोडक्ट हमेशा रैशनल आएगा। तो स्टेटमेंट ट्रू है। अब यहाँ पे जैसे क्या है, अब नेक्स्ट आता है इफ एंड ओनली इफ। अच्छा, जैसे अभी क्या बताना चाह रहा है कि इफ एंड ओनली इफ, ये डबल इंप्लाइज आ गया। अभी तक देखो ये सिंगल इंप्लाइज था, इफ देन में सिंगल था, अब क्या होगा, डबल इंप्लाइज आएगा। हाँ? मतलब अगर ये दोनों सिंबल को मिला देंगे तो इस तरह से ये सिंबल होगा। Yes sir. तो इसको बोलते हैं इफ पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, है ना। पी इफ एंड ओनली इफ क्यू या क्यू इफ एंड ओनली, बात बराबर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पी इफ एंड ओनली इफ क्यू सेम है, क्यू इफ एंड ओनली इफ क्यू। लेकिन पी इम्प्लाइज क्यू और क्यू इम्प्लाइज पी, ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है, ये दोनों डिफरेंट है। दीज टू आर डिफरेंट, लेकिन ये दोनों सेम है क्योंकि डबल इम्प्लाइज है। मतलब ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा, ये वाला ट्रू है तो ये, मतलब लेफ्ट ट्रू है तो राइट ट्रू होगा, राइट ट्रू है तो लेफ्ट ट्रू होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इफ एंड ओनली इफ, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है क्योंकि वो वन साइड ही है कि अगर पी ट्रू है तब क्यू ट्रू है, और यहाँ बोल रहा है क्यू ट्रू है तो पी ट्रू है, तो ये दोनों अलग अलग बात है, डिफरेंट मैटर है ना। अच्छा, जैसे इसको बोल रहा है कि इफ एंड ओनली को किस किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे है ना, यहाँ पे देखो ये बोलना चाह रहा है कि वहाँ लिखा हुआ है पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, पहला है तो इसको तुम लिख सकते हो पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। तीसरा तरीका है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि थर्ड है पी इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, डबल इंप्लाइज है ना। तो जैसे उसमें था कि Yes sir. पी इम्प्लाइज क्यू में पी सफिशिएंट था क्यू के लिए, अब क्यू नेसेसरी था पी के लिए, यहाँ डबल इंप्लाइज है, दोनों एक दूसरे के लिए necessary and sufficient है। So P is necessary and sufficient condition for Q। और इसका उल्टा भी कर दोगे, वाइस वर्सा है ना, उसमें आगे लिखा होगा वाइस वर्सा फॉर Q, आगे वाइस वर्सा, तो उल्टा कर दोगे तो भी चल जाएगा, एंड ठीक है। सो फोर्थ है
ये तो लिख ही दिया हमने, तो यहाँ पे देखो पी इफ एंड ऑल इफ क्यू हमने लिख दिया पहले ही। बस ये था यहाँ पे कि पी इफ एंड ऑल इफ क्यू या क्यू इफ एंड ऑल इफ पी, ये लिखना, या क्यू इफ एंड ओनली इफ पी लिखना, बात बराबर है। तो दीज आर इक्विवेलेंट, इस तरह लिखो या इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, दीज आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। ओके, अब क्या, तो एक्सरसाइज कर लोगे ना 14.4। yes sir, हो गया। ये इसमें क्या है मेनली कि इफ देन है, देन उसका कंट्रापोजिटिव कन्वर्स एंड देन डबल इंप्लाइज को अलग तरीके से लिखना। अच्छा, नेक्स्ट आता है वैलिडेटिंग स्टेटमेंट्स, है ना। तो इसमें क्या है कि तो इसमें चेक करना है कि स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स है ना, वो वाला चेक करना है। तो ये लास्ट एक्सरसाइज यहाँ पे, इसमें थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो, इसमें ट्रूथ से वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, अलग से बताना पड़ेगा। इसके लिए फिर ना महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक आती है, उसमें है, बस से पढ़िए फिर वहाँ पे भी। फिर इसमें तो ऐसे वाले क्वेश्चन है ही नहीं जो मेंस में आए। वही बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक है, मैं उसको भेज दूंगा। तो ये अगले वाले टॉपिक में उससे ही करा दूंगा तुम्हें ना, उसमें मैं भेज देता हूँ फिर, ठीक है। इसमें उतना डिटेल्स में नहीं, क्योंकि इसमें ये सब उतना रिलेवेंट नहीं है उसके लिए जो आते हैं, ये एक साइज रिलेवेंट नहीं है मेंस के लिए, ठीक है। ये प्रूफ प्रूफ कर रखा है इन्होंने, कॉन्ट्रडिक्शन में करना है। तो अभी तुम इतना ही कर लो और मैं तुम्हें वो भेज दूँगा, यहाँ ना ट्रूथ टेबल इसमें नहीं बनाना, मैं तुम्हें पीडीएफ सेंड कर दूंगा और उसके थ्रू करते हैं कंटिन्यू, तो उसमें उतना रेलिवेंट नहीं आगे, ठीक है। ओके। तो क्या करें, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक की तुम डाउनलोड कर लेना, फर्स्ट पार्ट है ये, पहला चैप्टर है ये फर्स्ट पार्ट का, मैथमेटिकल लॉजिक। मैं कहाँ से स्टार्ट किया, जो मैं बस पढ़ा दिया हूँ बता देता हूँ, इससे सॉल्व करना, ही बहुत अच्छी बुक है, मतलब इसमें बहुत डिटेल्स में है। तो पहला तो वही है जो कल बताया तुम्हें, स्टेटमेंट क्या होता है ना, व्हाट इज अ स्टेटमेंट, तुम्हें पता है। फिर आगे इन्होंने क्या बताया, पहला उसी बेसिक एग्जाम्पल्स हैं। फिर आगे देखो लॉजिकल कनेक्टिव से भी तुमने देखा था कल, कनेक्टिव मतलब एंड और, है ना, कंपाउंड स्टेटमेंट था। सिंपल ओके। मतलब सिंगल स्टेटमेंट, कंपाउंड मतलब मोर देन वन स्टेटमेंट होगा। तो ये तुम पढ़ना अच्छे से। और जैसे ये है सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट, तो सिंपल स्टेटमेंट क्या है, a statement which cannot be split further into two or more statement is called a simple statement। किसी स्टेटमेंट को दो या दो से ज़्यादा पार्ट में नहीं ब्रेक कर सकते तो वो सिंपल है, और अगर तुम ब्रेक कर सकते हो तो कंपाउंड है। If a statement is a combination of two or more simple statements, then it is called compound statement. Okay? तो यहाँ देखो 3 is a prime and 4 is an even number, तो end connected है end से, तो ये compound statement है। 3 and 5 are twin primes। अच्छा आप देखो, जैसे ये सिंपल स्टेटमेंट, जैसे इसको तुम अगर ब्रेक करना चाहो तो कैसे ब्रेक कर सकते हो, यहाँ भी एंड है लेकिन ये फिर भी कंपाउंड नहीं है, तो जरूरी नहीं एंड लगा तो कंपाउंड ही होगा, क्योंकि इसको तुम ब्रेक करके देखो क्या क्या बनाओगे। ये स्टेटमेंट देखो, मतलब समटाइम्स यू मे फील इट इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट, पर ये कंपाउंड है या सिंपल स्टेटमेंट है। देख तो नहीं कर सकेंगे। तो ट्विन प्राइम्स मतलब पता होना चाहिए, ट्विन प्राइम्स क्या होता है, पेयर में ही होता है, इसलिए बोल रहा है कि 3 5 है ना, इज द ट्विन प्राइम, या आर 3 and 5 आर ट्विन प्राइम्स। तो जिसका जीसीडी 1 होता है उसको ट्विन प्राइम्स बोलते हैं, इन दो नंबर्स का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होता है। अच्छा, यहाँ एक नया वर्ड जैसे यूज हुआ कंजंक्शन, जिसको वहाँ पे एंड बोलते थे ना, उसका एक नाम दे दिया था ना, एंड वाला जो सिंबल था इसका नाम है कंजंक्शन। पी एंड क्यू मतलब कंजंक्शन। अब देखो उसका ट्रूथ टेबल जो कल तुमसे बनवाया था, तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू बोथ ट्रू है तो ट्रू होगा, है ना, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स। ये कल तुमने देखा था ट्रू टेबल, ये बुक बहुत डिटेल्स में पढ़ा है, तो ये ठीक है। यस सर। तो ये कंजंक्शन मतलब एंड का ट्रूथ टेबल है, ये डिसजंक्शन मतलब और का ट्रूथ टेबल है। लाइक ट्रू और ट्रू, ट्रू होगा ट्रू और फॉल्स ट्रू होगा, कल हमने देखा था ना, कोई भी एक ट्रू है तो ट्रू रहेगा और में।
देन इम्प्लीकेशन, ये अभी तुम देख रहे थे, इम्प्लीकेशन मतलब P इम्प्लाइज Q, ये अभी देख रहे थे ना, उसका ये ट्रूथ टेबल है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। P इम्प्लाइज Q अगर है, ये पूरा एक स्टेटमेंट हुआ, कंपाउंड स्टेटमेंट हुआ। अब यहाँ पे क्या है कि लाइक P ट्रू है, Q ट्रू है, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, तो ये पूरा ट्रू रहेगा स्टेटमेंट। ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, सो मतलब मतलब मेरा P ट्रू है, Q फॉल्स है, तो स्टेटमेंट फॉल्स माना जाएगा। ये रूल्स हैं, तो बता दूँ रूल्स हैं, तो बता ना कि तुमका Yes. ट्रू और ट्रू, जैसे और से कनेक्टेड है स्टेटमेंट, और वो ट्रू कब होगा, तो लाइक ये रूल्स होते हैं, तो लाइक ये जो ना इम्प्लीकेशन का रूल्स है, P इम्प्लाइज Q है, P ट्रू है और Q फॉल्स है, तो क्या होगा, स्टेटमेंट पूरा फॉल्स माना जाएगा। Okay. तो यहाँ P फॉल्स है, Q ट्रू है, तो स्टेटमेंट पूरा क्या होगा, ट्रू होगा। देखो अब यहाँ ध्यान रखना तुम्हें, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू जो है वो ट्रू होता है, ये Yes. रूल है। मतलब जैसे इसको तुम एक स्टेटमेंट से कनेक्ट कर सकते हो, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, ये ट्रू होगा, मतलब P अगर फॉल्स है तो Q के बारे में कुछ नहीं कह सकते, बताया था ना, P अगर फॉल्स, देखो अगर P फॉल्स है तो Q के बारे में कुछ नहीं कह सकते, सो Yes, sir. Q ट्रू हो या फॉल्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रू ही आएगा। Okay. मतलब P अगर फॉल्स है तो सो Q के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं, सो इन दैट केस होल स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा, चाहे Q फॉल्स हो या ट्रू। बट अगर P ट्रू है तो डिपेंड करेगा Q पे, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू होगा, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स। तो ये अभी बताया तुम्हें, इसको पढ़ना अभी तुम, और ये बाई कंडीशनल मतलब डबल इम्प्लाइज है, उसका भी ट्रूथ टेबल ये है। तो मैं तुम्हें पहले कहता हूँ तुम यहाँ तक करके आओ, अपना इसमें ट्राई करो, फिर पहले यहाँ से कंटिन्यू करो। ये देखो इस तरह क्वेश्चन मेंस में आए हैं, हाँ. इस तरह क्वेश्चन मेंस में इस तरह से है। Yes, sir. तो डिटरमिन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, तो ट्रूथ देखो दो तरीका है, या तो इस तरीके से कर लो या ट्रूथ टेबल बना लो, दो तरीके हैं, ये मैं समझाऊंगा डिटेल में, और ये ढंग से कर लोगे ये चैप्टर ना इस बुक से, तो मेंस के क्वेश्चन तुम्हारे आराम से हो जाएंगे। राइट द नेगेशन, नेगेशन तुमने अभी पढ़ा ना क्लास में, नेगेशन क्या होता है, Yes, sir. तो एक्सरसाइज 1.1 है। तो अभी चलो तुम इसको थोड़ा टाइम दो, तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ मैं, स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल Okay. इक्विवेलेंस, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, जैसे तुम देखो फर्स्ट क्वेश्चन तूने भेजा है ना, किस पे बेस्ड है, टोटोलॉजी पे बेस्ड है ना। Yes, sir. सेकेंड है इक्विवेलेंट किसके है, सो इस पे है लॉजिकल इक्विवेलेंस, इस पे है सेकेंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन टोटोलॉजी पे है। तीसरा क्वेश्चन तुमने भेजा है, टोटोलॉजी दे रखा है, तो पूछ रहा है कि वो एक्सप्रेशन क्या है, लाइक कौन सा सिंबल है, एंड है, और है, इम्प्लाइज है। सो नेक्स्ट क्लास में पहले तुम्हारा ये बुक में भेज दूंगा अभी, ठीक है, व्हाट्सएप पे। यू जस्ट फिनिश Okay. 7 पेज तक फिनिश करना है, 7 पेज दिख रहा है, जस्ट फिनिश विद पेज 7, Yes. ओके। और अच्छे से करो इसको, मतलब एग्जाम्पल्स पहले सॉल्व करो, एक्सरसाइज करो, थ्योरीज भी पढ़ सकते हो, तो समझना है। ठीक है. कल इसके आगे कंटिन्यू करूँगा, ओके। Okay. Okay. चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। Okay. Good night, sir.